Not wrong. Yes, everyone is saying yes. Already there was information that has been put in before 4 p.m. on your group. So everyone, I think, should know about the change. So today we are going to discuss means of spread. And before we discuss means of spread, we should have certain more topics that we have to cover. अभी एड्स पढ़ाया गया कि नहीं पढ़ाया गया बच्चों? सर ये क्लास 10th है ना? नहीं, ये क्लास 10th नहीं है। ये कहाँ आ गया? ये क्लास 9th ए है। क्लास 10th में चला गया क्या लिंक? या किसी ने भेज दिया उठा के? कभी कभी ऐसा हो जाता है। वेट, लेट मी सी। जस्ट वेट फॉर अ मिनट। 9 9 9 9 9। मैंने तो 9 में ही भेजा है। ये बच्चा गलती से आ गया है 9th 10th का शायद। चलिए ठीक है। गुड इवनिंग आयुष, गुड इवनिंग। तो अभी हम मीन्स ऑफ स्प्रेड पढ़ेंगे। मीन्स ऑफ स्प्रेड ऑलरेडी लेस और मोर हमने डिस्कस कर लिया था। एयर के थ्रू, वाटर के थ्रू, वेक्टर्स के थ्रू और फिजिकल और रिप्रोडक्टिव या सेक्सुअल कॉन्टैक्ट्स के थ्रू जो डिजीजेस कैरी होती हैं एक पर्सन से दूसरे पर्सन में, वो मीन्स ऑफ स्प्रेड कहलाती हैं जनरली। गुड इवनिंग। अब तो देखिए यहाँ पर एयर के थ्रू ज्यादातर जो डिजीजेस होती हैं वो लंग्स को इन्फेक्ट करती हैं, जैसे कि कॉमन कोल्ड, टीबी, न्यूमोनिया। वाटर के थ्रू ज्यादातर जो डिजीजेस होती हैं वो आपके डाइजेस्टिव सिस्टम को इफेक्ट करती हैं, लाइक कॉलरा, अमीबिक डिसेंट्री एटसेट्रा। वेक्टर्स के थ्रू होने वाली डिजीजेस वेराइटीज ऑफ ऑर्गन्स को इन्फेक्ट करती हैं, जैसे कि इसमें मलेरिया है जो कि लीवर को इन्फेक्ट करता है, डेंगू है ये भी ब्लड के क्वांटिटीज को इन्फेक्ट करता है, येलो फीवर है, ठीक है, ये बॉडी के डिफरेंट ऑर्गन्स को इन्फेक्ट करता है। तो सब अलग अलग डिजीजेस अलग अलग तरह के बॉडी ऑर्गन्स को इन्फेक्ट या अफेक्ट करते हैं। रिप्रोडक्टिव या सेक्सुअल कांटेक्ट से भी कई सारी बीमारियां होती हैं। इसमें सेक्सुअल कांटेक्ट के अलावा माँ से बच्चे में जाने वाली बीमारियां भी आती हैं, जो जब बच्चा माँ के यूटरस या वॉर्म के अंदर होता है उस समय, या फिर बच्चा जब ब्रेस्ट फीडिंग करता है उस टाइम जो बीमारियां चली जाती हैं वो भी इसमें आती हैं, जिसमें हमको सबसे पहले एड्स पढ़ना है, एक्वायर्ड इम्यूनो डेफिशिएंसी सिंड्रोम। बच्चे आप लोग हैंड रेस करेंगे, इससे पहले कितने बच्चे एड्स के बारे में सुन चुके हैं या जान चुके हैं, या थोड़ा बहुत भी आइडिया name AIDS, or they know something about the term AIDS? Anyone? किसी बच्चे को कोई आइडिया है? क्या किसी बच्चे को आइडिया है कि एड्स क्या होता है, कैसे होता है, क्या बीमारी है? किसी को नहीं है। चलिए कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। एड्स एक ऐसी बीमारी है या बीमारियों का कलेक्शन है जो आपकी बॉडी के ऑलमोस्ट हर ऑर्गन को इफेक्ट करता है। इसका अब तक कोई दवा नहीं बना है, कोई इलाज नहीं है। इसको रोका जा सकता है, टाला जा सकता है, लेकिन खत्म नहीं किया जा सकता। कई तरीके से ये डिजीज होती है आपके अंदर या किसी भी बॉडी के अंदर, ठीक है। वैरायटीज ऑफ चीजें हैं जो एड्स को कम्युनिकेट करती हैं। एड्स के लिए जो वायरस रिस्पॉन्सिबल है उसका नाम HIV है। आपके कंट्री में 1 दिसंबर, 1 दिसंबर को एड्स का वो मनाया जाता है, एड्स डे मनाया जाता है, ताकि लोगों में अवेयरनेस क्रिएट की जा सके एड्स को लेकर के, और बताया जा सके लोगों को इसके कितने ज्यादा हार्मफुल इफेक्ट्स हैं। सो क्लास, बिफोर वी शैल मूव फर्दर, लेट मी आस्क यू वन क्वेश्चन, that what is the difference between डिजीज एंड सिंड्रोम? एड्स का फुल फॉर्म अगर आप पढ़ेंगे, एक्वायर्ड इम्यूनो डेफिशिएंसी सिंड्रोम।
So can anyone tell me what is the difference between disease and syndrome? डिजीज और सिंड्रोम के बीच में क्या डिफरेंस है? एनीवन? पहले बच्चे रिप्लाई करते थे, अब बिल्कुल भी नहीं कर रहे हैं। We have 16 participants and no one is responding. एटलीस्ट सिंड्रोम ना सही, डिजीज तो बता दो, डिजीज क्या होता है, तो मैं सिंड्रोम बता सकता हूँ। बताइए भाई, डिजीज सिंड्रोम के बीच में डिफरेंस। एनीवन, एनीवन, कोई भी बच्चा। इतने सारे बच्चे हैं। ऑफ यू और नॉट, मतलब मेरी आवाज तो आ रही है। मुझे ऐसा फील आ रहा है कि मेरी आवाज ही नहीं आ रही है आप लोगों को, शायद इस वजह से रिस्पॉन्ड नहीं कर रहे। चलो, भार्गवी और आशु ने कुछ तो बोला। फाइनली द टू फ्रेंड्स हैव कम टू से समथिंग। वेरी गुड, आंसर कैसा भी हो। हाँ ठीक है भार्गवी, आपने डिजीज को वो किया है, आशु ने सिंड्रोम को बताया है, चलिए थोड़ा बहुत ठीक है। वैभव ने भी बताया है। वेरी गुड वैभव, शाबाश। आस्था ने भी बताया। ठीक है, डिजीज को डिफाइन किया प्रज्ञा ने। डिजीज को हाँ ठीक है, आशु ने डिजीज को भी बताया। डिजीज रिफर टू हेल्दी कंडीशन, नहीं नहीं नहीं, ऐसा नहीं है। और एक बार और देखिए आशु। ठीक है, फाइनली यू गाइस हैव गिवन आंसर एंड दैट्स ओके। अच्छी बात है। कहने का मतलब यह है बच्चों कि डिजीज जो है वो सिंपली क्या होता है, डिजीज आपकी बॉडी में किसी भी तरह की फिजियोलॉजिकल एबनॉर्मेलिटी होती है। फिजियोलॉजिकल का मतलब होता है बच्चों ऑर्गन रिलेटेड, फिजियोलॉजिकल एबनॉर्मेलिटी है। ठीक है। और हाँ आयुष, गुड। सिंड्रोम जो होता है, सिंड्रोम मतलब आपके अंदर एबनॉर्मेलिटीज का कलेक्शन, कई सारी डिजीजेस हो जाए, एबनॉर्मेलिटीज का कलेक्शन। अगर तुम्हारे अंदर एक से ज्यादा डिजीजेस है या एक से ज्यादा एबनॉर्मेलिटीज हैं या कई सारे सिम्टम्स अपियर हो रहे हैं, तो उसको सिंड्रोम कहते हैं बच्चों। सिंड्रोम इज द कलेक्शन ऑफ डिजीज और कलेक्शन ऑफ एबनॉर्मेलिटीज। तो सिंपली कहने का मतलब यही है बच्चों कि अगर किसी के डिजीज में हम सिंड्रोम लगाते हैं, तो सिंड्रोम बेसिकली क्या करता है, बहुत ही ज्यादा इफेक्ट करता है पूरे बॉडी को। तो एड्स इज नॉट अ डिजीज, इट इज अ सिंड्रोम। दैट मीन्स इसमें बहुत सारी चीजें होने वाली हैं, बहुत सारी चीजें इफेक्ट होती हैं, बहुत सारी चीजें क्या होती हैं, आपके बॉडी को डिस्टर्ब करती हैं। एक मिनट रुक जाइए बच्चों, जस्ट गिव मी 1 मिनट, मैं थोड़ा सा पेन टैब सेट कर लूं। जस्ट गिव मी 1 मिनट। नाउ आई हैव सेटल्ड डाउन एवरीथिंग। ओके, वीडियो इज क्लियर, वीडियो इज ऑल क्लियर टू ऑल ऑफ यू। वीडियो सही है, आ रही है सही से? बच्चों वीडियो क्लियर है? ओके, ठीक है बच्चों। तो एड्स इज सिंपली द सिंड्रोम विच इज कॉज्ड बाय एचआईवी वायरस। एचआईवी वायरस का फुल फॉर्म ह्यूमन इम्यूनोडेफिशिएंसी वायरस है। एड्स में भी एक्वायर्ड इम्यूनोडेफिशिएंसी सिंड्रोम। ये बच्चों दोनों में इम्यूनो वर्ड यूज हो रहा है। इम्यूनो का मतलब क्या होता है? क्या आप इम्यूनो से
क्या समझते हैं? इम्यून से आप क्या समझते हैं? इम्यूनो। इम्यूनिटी भार्गवी। ठीक है। आशु, इफेक्ट द इम्यूनिटी सिस्टम। ठीक है। इम्यूनिटी सिस्टम क्या होता है भार्गवी? आशु, इम्यूनिटी क्या है? हाँ आदिति, इम्यूनिटी सिस्टम, ये इम्यूनिटी क्या होती है? ये वर्ड क्यों क्यों हम लोग बोलते हैं इम्यूनिटी या इम्यून सिस्टम? व्हाट इज द वर्ड मीन्स? एनीवन? व्हाई वी आर यूजिंग दिस टर्म इम्यून सिस्टम और इम्यूनिटी? इम्यूनिटी या इम्यून सिस्टम एक ऐसा टर्म है बच्चों, एक ऐसा वर्ड है। हाँ शाबाश, गुड। आशु ने बिल्कुल सही डिफाइन किया है। वो सिस्टम, बॉडी का वो पार्ट जो तुम्हें प्रोटेक्ट करता हो, जो तुम्हें प्रिवेंट करता हो, जो तुम्हारे लिए फाइट करता हो इन्फेक्शन से। ठीक है। चाहे बॉडी के बाहर के इन्फेक्शन हो, चाहे बॉडी के अंदर प्रेजेंट इन्फेक्शन हो या पैथोजेंस हो, किसी भी तरह के अनवांटेड सब्सटेंस से आपको बचाने वाला जो आपके बॉडी के अंदर सिस्टम है, उसको इम्यून सिस्टम कहते हैं बच्चों। तो एड्स और एचआईवी दोनों में इम्यूनो वर्ड यूज हो रहा है। दोनों में इम्यूनो वर्ड यूज हो रहा है। इसका मतलब क्या है? कि ये आपकी इम्यूनिटी से रिलेटेड डिजीज है। ठीक है। अब एक कॉमन सेंस का क्वेश्चन है बच्चों, अगर कोई डिजीज है, वहां पे आपके बॉडी का कोई सिस्टम का नाम यूज हो रहा है, तो वो उस सिस्टम को और इन्हांस करेगा या उस सिस्टम को डिस्ट्रॉय करेगा? जैसे एड्स है, वो क्या आपकी इम्यूनिटी को इन्हांस करेगा या फिर डिस्ट्रॉय करेगा? कोई भी डिजीज है जिसमें उस ऑर्गन का नाम आ रहा है, तो क्या उस ऑर्गन या उसके फंक्शनिंग को इन्हांस करेगा, डिस्ट्रॉय करेगा? गुड, सभी बच्चों ने सही आंसर दिया। और भार्गवी, प्रज्ञा, आशु, यही तीन बच्चे आंसर ही दे रहे हैं। बाकी बच्चे क्या स्टैचू बन के खड़े हो गए हो? चलो, वैभव ने भी आंसर दिया, गुड। बाकी बच्चे और? ये तो कॉमन सेंस का क्वेश्चन था। कोई डिजीज किसी सिस्टम या किसी फंक्शन को इनहांस तो नहीं कर सकता ना, वो डिस्ट्रॉय ही करेगा। तो तुमने अपने ही आंसर में ये बता दिया कि इम्यून सिस्टम को डिस्ट्रॉय करने वाला जो डिजीज है उसी को एड्स कहते हैं। मतलब ये वायरस, एचआईवी वायरस, तुम्हारे इम्यून सिस्टम पे ही अटैक करती है। और इम्यून सिस्टम पे अटैक होने का मतलब है तुम्हारे बॉडी का वो सिस्टम डिस्ट्रॉय हो गया जो तुमको दूसरे इन्फेक्शन से बचाता था। अब तुमको दूसरे इन्फेक्शन से बचाने वाला कोई डिजीज नहीं है। ठीक है। तो पहले तो तुम बच जा रहे थे जिंदा, कोई भी इन्फेक्शन आता था, इम्यून सिस्टम उससे फाइट करके तुमको बचा लेता था। अब तुम्हारे ऊपर कोई भी डिजीज आएगा, तुम्हारे पास तो इम्यून सिस्टम है ही नहीं, तो तुमको बचाएगा कौन? कोई नहीं बचाने वाला रहता। एड्स के पेशेंट में उनका इम्यून सिस्टम खत्म हो जाता है बच्चों। उनको बचाने के लिए कोई सिस्टम रहता ही नहीं है, कोई आता ही नहीं है आगे उनको बचाने के लिए। अब कोई आ नहीं रहा है, कोई बीच में कूद नहीं रहा है, अब वो ऑर्गेनिज्म क्या होगा? इफेक्ट हो जाएगा। ऑर्गेनिज्म इफेक्ट हो गया, इसका मतलब सिंपली क्या है कि अब वो, इट विल लेड टू डेथ एनी हाउ। एड्स फैलता कैसे है, या एचआईवी वायरस एक पर्सन से दूसरे पर्सन में जाता कैसे है? एचआईवी फ्लूइड के कांटेक्ट से जाता है बच्चों। किससे जाता है? फ्लूइड के कांटेक्ट से। इस फ्लूइड में क्या, कौन कौन सी फ्लूइड आती हैं? ब्लड आता है, सीरम आता है, गैमेट्स आते हैं। गैमेट्स मतलब सेक्स सेल। ठीक है। फीटस फ्लूइड आता है, माँ से बच्चे में जाने वाला जो फ्लूइड होता है, वो फ्लूइड। ये सारे फ्लूइड्स अगर किसी भी तरह से कांटेक्ट कर जा रहे हैं, नीडल की हेल्प से, सिरिंज की हेल्प से, ब्लेड की हेल्प से, नाइफ की हेल्प से, किसी भी हेल्प से ये फ्लूइड्स आपस में कांटेक्ट कर जा रहे हैं,
ठीक है, या ब्लड डोनेट करते टाइम, या सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के टाइम में, या माँ से बच्चे के अंदर प्लेसेंटा के थ्रू किसी भी तरह अगर कैरी कर जा रहे हैं, तो एड्स सामने वाले के अंदर हो सकता है। अगर इन्फेक्टेड आदमी का फ्लूइड हेल्दी इंसान के अंदर चला गया, तो हेल्दी वाला क्या हो जाएगा, वो भी क्या हो जाएगा, एड्स का इन्फेक्शन उसको भी हो जाएगा बच्चों। तो एड्स के प्रिवेंशंस क्या है? अब तुम बताओ बच्चों, किसी भी दो फ्लूइड्स को ना मिलने देने के लिए क्या क्या करना पड़ेगा? एनीवन? मैं इसको हटा देता हूँ ये टॉपिक, वरना देख के बता दोगे तुम लोग। तुम ब्लड डोनेट करने जा रहे हो, वहां पे ब्लड डोनेट किया जा रहा है, तो तुम ऐसा क्या देखोगे, क्या करोगे, क्या सोच, मतलब क्या रिकमेंड करोगे कि ब्लड फ्यूज ना हो पाए दो लोगों का? वेरी गुड वैभव। वैभव ने कहा कि यूज्ड निडल्स का नहीं यूज। अदिति ने भी वही बात कही कि डिस्पोजेबल निडल्स और सिरिंज यूज करने चाहिए। आशु बोल रहे हैं कि एक इंसान या एक पर्सन के लिए एक ही पर्टिकुलर निडल्स या सिरिंजेस का यूज होना चाहिए। गुड। चलिए ठीक है, सही है। टॉवेल? टॉवेल से तो नहीं, नहीं होगा। हाँ, आदित्य ने कहा सेक्सुअल कांटेक्ट विथ अननोन पर्सन और विथ एनी पर्सन, इट शुड बी अवॉइडेड। इट शुड बी अवॉइडेड इन द रिफरेंस ऑफ, देखिए क्या क्या चीजें करनी चाहिए। सबसे पहले, कोई भी शार्प ऑब्जेक्ट जो यूज किया जाए, मेडिसिनल या अनमेडिसिनल, वो न्यू होना चाहिए। ठीक है, न्यू होना चाहिए, या फिर प्रॉपरली स्टरलाइज होना चाहिए। स्टेरलाइज का मतलब, जैसे आप अपने हाथ को सैनिटाइजर से बार बार वॉश करते हो, तो आपका हाथ स्टेरलाइज हो जाता है, मतलब पैथोजन फ्री हो जाता है। इसी तरह जो भी ऑब्जेक्ट, शार्प ऑब्जेक्ट आप यूज करो, वो स्टेरलाइज होना चाहिए। दूसरी चीज है, ब्लड कांटेक्ट या ब्लड जब आप डोनेट करते जाए टाइम जाए, तो ये देखें कि जो ब्लड है वो डायरेक्ट आपसे लेकर के दूसरे इंडिविजुअल में ना दिया जाए, आपसे किसी अलग जगह पे इकट्ठा कर लिया जाए, और वो अलग जगह से फिर किसी दूसरे पेशेंट में चला जाए, और वो भी प्रॉपर टेस्टिंग के बाद। ठीक है, या आप किसी से ले रहे हैं, तो जिसका भी ब्लड ले रहे हैं, वो ब्लड पहले टेस्ट होना चाहिए कि वो ब्लड किसी भी तरह से उसके अंदर इन्फेक्शन तो नहीं है। दूसरी बात है कि कई लोग ऐसे होते हैं जो ट्रिमर्स वगैरह यूज करते हैं, तो अपना ट्रिमर यूज कर रहे हैं, वो ट्रिमर शेयर भी कर देते हैं। ऐसा नहीं करना चाहिए। या कई बार जो बार्बर्स वगैरह होते हैं, सेम ब्लेड एक पेशेंट से ज्यादा पर यूज कर देते हैं, तो वो भी नहीं करना चाहिए किसी भी तरह से। ठीक है, अगर माँ को है, ठीक है, तो कोशिश ये होनी चाहिए, वैसे मेडिसिन या वैसे मेडिसिनल प्रिकॉशंस लेने चाहिए, जिससे माँ और बच्चे का फ्लूइड मिक्स ना हो पाए। तो किसी भी तरह से, और रिप्रोडक्शन करते टाइम ये ख्याल रखना चाहिए कि मेल और फीमेल के फ्लूइड्स, रिप्रोडक्टिव फ्लूइड्स मैच ना करें। इसके लिए एक बैरियर आता है, फिजिकल बैरियर, जिसको हम कॉन्डोम्स के नाम से जानते हैं। So there should be proper use of condoms to protect anyone from AIDS. So there are a lot of methods जो क्या कर सकते हैं, बचा सकते हैं। हाँ अदिति। नो, सलाइवा, सलाइवा, स्वेट, पसीना और सलाइवा, ये दोनों चीज एड्स कैरी नहीं करती। किसी पेशेंट का सलाइवा आपके अंदर टच हो गया, या किसी पेशेंट का टीयर, आंसू टच हो गया, या किसी पेशेंट का आपके अंदर स्वेट टच हो गया, पसीना टच हो गया, तो ये सब चीजें एड्स कैरी नहीं करती। ठीक है, बॉडी के अंदर का फ्लूइड होना चाहिए, टिश्यू फ्लूइड होना चाहिए कम से कम वो। अह, चलिए ठीक है। सो दीज आर द थिंग्स विच इज यहाँ पे है लिखा हुआ ऑलरेडी।
एड्स के पेशेंट्स के कुछ सिम्टम्स बता सकते हैं बच्चे आप लोग? अगर किसी इंडिविजुअल को एड्स हो गया है तो क्या सिम्टम्स उसके अंदर अपीयर होंगे? What are the symptoms that is going to appear in the patient of AIDS? Anyone? टंग इज वाइट, भार्गवी ने कहा फ्रीक्वेंट फीवर, ठीक है। ये बहुत कॉमन होता है, उसको बहुत कम कम टाइम पे बुखार आने लगता है, बहुत जल्दी जल्दी। आशु ने कहा जुबान साफ सफेद होने लगती है। प्रज्ञा ने कहा थकान ज्यादा हो जाती है, रात में पसीने आते हैं, वेट लॉस होता है। तीनों सिम्टम्स वो है। आयुष भार्गवी ने वेट लॉस बोला, बिल्कुल सही होता है, वेट लॉस बहुत जल्दी होता है, बहुत जल्दी जल्दी दुबला पतला होने लगता है वो। अदिति ने कहा हेडेक, हेडेक भी होता है। इंसान का पूरा बॉडी जो होता है पतला हो जाता है, कमजोर होने लगता है, ठीक है। बुखार, बहुत कम टाइम पे बुखार होने लगता है। अक्सर उसको रात मतलब पसीने वगैरह होने लग, ठंडियों में भी पसीने आने लगेंगे, ठीक है। सर दर्द भी हो सकता है। लॉस ऑफ एपेटाइट, भूख नहीं लग सकती है, ठीक है। कभी कभी ड्राई कफ भी हो सकता है, कभी कभी, ठीक है। बहुत सारे सिम्टम्स हैं एड्स के, क्योंकि ये सिंड्रोम है, तो सिंड्रोम में हर तरह की चीजें होती हैं। और ऑलरेडी मैंने बता दिया है कि एड्स को किसी भी दवा से ठीक नहीं किया जा सकता, ठीक है। तो देर इज नो सच एनी ट्रीटमेंट दैट इज प्रेजेंट फॉर एड्स। नेक्स्ट इज ऑर्गन स्पेसिफिक एंड टिश्यू स्पेसिफिक मैनिफेस्टेशन। देखो, एक चीज बिल्कुल कॉमन है, क्लियर है, कॉमन सेंस वाली बात है कि जो इंडिविजुअल कोई भी पैथोजन, एनी ऑफ द पैथोजन, वो जिस वे से एंटर करता है, द वे दे चूज टू एंटर इन योर बॉडी, ठीक है। तो वो वे कहाँ पे लेके जा रहा है, वो उस चीज को इन्फेक्ट करता है। जैसे मान लो कि नोज के थ्रू अगर एंटर कर रहा है तो आपके लंग्स को इन्फेक्ट करेगा, जाहिर सी बात है। अगर माउथ के थ्रू एंटर कर रहा है तो आपके डाइजेस्टिव सिस्टम को इफेक्ट करेगा। अगर ब्लड के थ्रू इन्फेक्ट कर रहा है तो आपके, अब ब्लड में हर चीज आएंगी, तो ब्लड में ज्यादातर चीजें जो आती हैं, लीवर, स्प्लीन, इवन खुद ब्लड सेल्स, इन सब चीजों को इफेक्ट करेगा। तो जो जिस रास्ते से आता है तो वो उन्हीं पर्टिकुलर चीजों को ज्यादा इफेक्ट करता है जिस वे में वो जा रहा है, ठीक है। इसी को हम कहते हैं ऑर्गन स्पेसिफिक और टिश्यू स्पेसिफिक मैनिफेस्टेशन। तो जैसे मान लो कि एक माइक्रोब है जो नोज के थ्रू जा रहा है, नोज के थ्रू एंटर किया, तो वो जाहिर सी बात है नोज से एंटर करके आपके स्टमक में नहीं पहुंचेगा, लंग्स में पहुंचेगा। तो उसका इन्फेक्शन कहाँ पे होगा? लंग्स में होगा। ये कॉमन सेंस की बात थी, तुम बता सकते थे। इसी तरह कोई माइक्रोब जो आपके माउथ के थ्रू जा रहा है वो आपके लंग्स में तो नहीं पहुंचेगा, वो आपके एलिमेंट्री कैनाल या डाइजेस्टिव सिस्टम में पहुंचेगा। जैसे कि टाइफाइड में होता है कि वो क्या करता है, आपके डाइजेस्टिव सिस्टम में पहुंचता है। इसी तरह जैसे एड्स जो रिप्रोडक्टिव कांटेक्ट से हुआ है या जो ब्लड में आया है, तो वो लोग क्या करते हैं, वो सिंपली आपके ब्लड से आते हैं और बॉडी के हर पार्ट को क्या करते हैं, डैमेज करते हैं, ठीक है। स्पेशली आपके इम्यून सिस्टम को। जैसे अब एड्स का है तो एड्स जो होगा वो इम्यून सिस्टम को करेगा, डैमेज करेगा। इसी तरह अगर मलेरिया है, मलेरिया भी ब्लड से होता है बच्चों। मलेरिया का जो पैथोजन है वो किसको अफेक्ट करेगा? लीवर को करेगा और आरबीसी को करेगा, ठीक है। जो वायरस, कुछ वायरस ऐसे भी होते हैं जो आते हैं आपकी बॉडी में और एक स्पेसिफिक ऑर्गन को जाके इन्फेक्ट करते हैं। जैसे कि एक वायरस है जिसका नाम है इन सॉरी, ये डिजीज है जापानीज इंसेफेलाइटिस। क्या बोलते हैं? जापानीज इंसेफेलाइटिस एक डिजीज है जो कि वायरस के थ्रू क्या होता है, आता है आपकी बॉडी में। तो बच्चों, लेस और मोर एक चीज पता चल रही है आपको कि हर एक वायरस, बैक्टीरिया या फंजाई का एक स्पेसिफिक ऑर्गन है जिसपे वो जाके इन्फेक्ट करता है, ठीक है। अब मैं एक छोटा सा डिजीज का नाम लेता हूँ, एलिफेंटियासिस। एलिफेंटियासिस जिसको हाथी पांव कहते हैं। तो हाथी पांव वाला जो होता है उसका ऑर्गन क्या है?
वो कहाँ पे इन्फेक्ट करेगा बच्चों? पता नहीं आपने सुना भी होगा कि नहीं, एलिफेंटियासिस सुना है शायद। हाँ, लेग और आर्म। आयुष ने लेग कहा, आशु ने लेग कहा। गुड। ठीक है, वो आपके लोअर लिम्स को इफेक्ट करेगा। तो जो ऑर्गन वो इफेक्ट कर रहा है वो आपका लोअर लिम्ब है, मेनली लोअर लिम्स, मतलब आपके पैर को ज्यादा इफेक्ट करेगा। ठीक है, तो हर एक पैथोजन का क्या है, एक स्ट्रक्चर होता है जिसपे वो इफेक्ट करता है। लिम्स को अगर इफेक्ट कर लिया तो फिर हाथ को करेगा। ठीक है, लेकिन सबसे ज्यादा स्पेस उसको लिम्स मतलब पैर में मिलता है, तो पैर को सबसे ज्यादा वो इफेक्ट करता है। पैर को इफेक्ट कर लेने के बाद किसको करेगा? आपके हाथ को करेगा। पैर को, जेनाइटल ऑर्गन्स, देन हैंड। तो अलग अलग जगह पे वो डैमेज करता है। इसी तरह अगर मैं पूछ लूं आपको, फंजाई, फंजाई सबसे ज्यादा कहाँ पे इफेक्ट करती है आपको? फंजाई बेसिकली इफेक्ट्स ऑन विच एरिया ऑफ योर बॉडी? वेरी गुड बच्चे, प्रज्ञा, अदिति, गुड। सिर्फ दो ही बच्चे आंसर बताएंगे? व्हाट अबाउट अदर्स? फंजाई का इन्फेक्टेड जो एरिया होता है वो है स्किन। तो अह, इसी तरह एक बैक्टीरिया है जो कॉज करता है पायरिया। पायरिया एक डिजीज होती है जो बैक्टीरिया से कॉज होती है। वो कहाँ पर होती है बच्चों? कई बार लोग नाम लेते लेते बोल देते हैं कि ज्यादा चॉकलेट खाओगे तो पायरिया हो जाएगा, या ज्यादा मीठा खाओगे, चिपचिपा चीज खाओगे, पायरिया हो जाएगा। ठीक है, टूथपेस्ट नहीं करोगे तो पायरिया हो जाएगा। हाँ, तो सभी बच्चों ने आंसर दिया टीथ। तो पायरिया जो होता है, पायरिया का जो बैक्टीरिया है, उसका मेन अफेक्टिंग ऑर्गन क्या है, अफेक्टिंग टिश्यू क्या है? टीथ है। ठीक है, तो हर एक पैथोजन का एक इफेक्टिंग स्ट्रक्चर होता है बच्चों। ठीक है, एक से ज्यादा भी हो सकता है, लेकिन मोस्ट ऑफ द टाइम दे इन्फेक्ट वन सिंगल ऑर्गन एंड देन फर्दर्स। गुड बच्चों, शाबाश। प्रिंसिपल ऑफ ट्रीटमेंट। सबसे पहले तो दो तरह से ट्रीटमेंट्स हो सकते हैं। पहला ट्रीटमेंट वो होता है जहां पर हम क्या करते हैं, जो डिजीज होता है उसके इफेक्ट को रिड्यूस करते हैं। और दूसरे ट्रीटमेंट में हम क्या करते हैं कि हम डिजीज को जड़ से मिटा देते हैं। जैसे मान लो कि तुमको तुमको टाइफाइड हुआ है, तो टाइफाइड में अगर तुमको बुखार चढ़ रहा है या वॉमिटिंग हो रही है, तो तुम जाके वो दवा ले लेते हो जिससे बुखार कम हो जाए या वॉमिटिंग ना हो। तो वो पहला ट्रीटमेंट होता है जिससे तुम्हारा सिम्टम्स कम हो गया, लेकिन टाइफाइड का बैक्टीरिया तो नहीं मरा ना। और दूसरा वो इलाज है जिसमें आप जाके प्रॉपर एंटीबायोटिक्स लेते हैं। ठीक है, 7 दिन 8 दिन का कोर्स चलता है, आपको रेगुलर टाइम पे दवा खानी होती है। उसमें इफेक्ट हो चाहे ना हो, सिम्टम्स आए चाहे ना आए, लेकिन आपके माइक्रोब्स परमानेंटली क्या होते जाएंगे? किल हो जाएंगे। तो ये बहुत ही ज्यादा जरूरी स्टेप होता है। ठीक है, अगर मैं और भी सिंपल लैंग्वेज में तुम्हें समझाना चाहूँ तो ये समझ लो कि अगर आपको आपका कुछ भी इन्फेक्शन हुआ, आपने पैरासीटामोल खा लिया, तो पैरासीटामोल क्या है? प्राइमरी ट्रीटमेंट है। ठीक है, लेकिन अगर आप एंटीबायोटिक ले जाके खा रहे हैं तो वो क्या है? सेकेंडरी ट्रीटमेंट। तो एंटीबायोटिक खाने से या सेकेंडरी ट्रीटमेंट लेने से ये टाइम ज्यादा लेता है। जब आप सेकेंडरी ट्रीटमेंट करते हैं किसी भी बीमारी का तो वो टाइम लेता है, लेकिन आपको पूरी तरह सही कर देता है। मतलब बीमारी को रूट कॉज खत्म कर देता है, बीमारी का रूट कॉज खत्म कर देता है, जड़ से मिटा देता है। जबकि ये वाला पहला प्राइमरी ट्रीटमेंट जो होता है, ये सिर्फ इफेक्ट को या सिम्टम्स को रिड्यूस करता है। अक्सर आपके साथ ऐसा होता होगा कि आपको कोई बीमारी हुई, आपने दवा खाई, दवा खाने से वो आराम हो गया, लेकिन कुछ दिनों बाद फिर से वो बीमारी आ जाती है। तो इसका मतलब आपने प्राइमरी ट्रीटमेंट किया था,
सेकेंडरी ट्रीटमेंट नहीं किया था। ठीक है, तो सेकेंडरी ट्रीटमेंट बहुत ही जरूरी होता है किसी भी इन्फेक्शन को अगर आपको जड़ से मिटाना है और अपनी बॉडी को पूरी तरह स्वस्थ करना है इसके लिए। नाउ द सेकेंड टॉपिक इज प्रिंसिपल ऑफ प्रिवेंशन। प्रिवेंशन का मतलब कैसे बचें। तो देखिए, दो तरीके हैं बचने के, एक तो जनरल है और एक स्पेसिफिक है। एक जनरल वे है, जैसे कॉमन चीजें जो हम करते हैं। अब तुमको कॉमन, जैसे हम कह दें कि उन डिजीजेस से बचना है जो फूड और वाटर से आती हैं, तो हर उस डिजीज से बचना है जो गंदा खाना या खराब खाना खाने से आती है, खराब पानी पीने से आती है। तो तुम उसके लिए कौन से प्रिकॉशंस लोगे। जो डिजीज आपके कंटामिनेटेड फूड और कंटामिनेटेड वाटर से आते हैं, उनसे बचने के लिए आप कौन सा प्रिकॉशन या प्रिवेंशन लोगे, बताइए बच्चे, आप लोग बताइए। हाँ वैभव, ठीक है। ठीक है प्रज्ञा। हम्म, एक मिनट, क्या। हाँ अनुष्का, ठीक है। ठीक है, भार्गवी ने भी यही बात कही, ओके। ठीक है, चलिए। यहाँ पे चार पांच बच्चों ने रिप्लाई किया, बड़ा अच्छा लग रहा है देखकर कि एटलीस्ट द क्वांटिटी इज गेटिंग इंक्रीज्ड इन गिविंग रिप्लाईज और आंसर्स, एंड दैट इज वेरी गुड थिंग। एटलीस्ट यू गाइस आर ट्राइंग। जो बच्चे ट्राई नहीं करते हैं उनको याद नहीं रहता है, जिनको याद नहीं रहता है वो एग्जाम में कुछ भी लिख के आते हैं, और जो कुछ भी लिख के आते हैं वो कुछ भी नंबर पाते हैं फिर। ठीक है, इसीलिए ट्राई करते रहना चाहिए। जो बच्चे रिप्लाई कर रहे हैं, बिलीव मी, तुमको ये कंसेप्ट हमेशा के लिए याद होने वाला है अगर तुम समझ के रिप्लाई कर रहे हो तो। आप अगर रिप्लाई कर रहे हैं और सिंसियरली सुन रहे हैं हर एक बात, तो जो बच्चे पार्टिसिपेट करते हैं, दिस इज द बेस्ट वे टू अंडरस्टैंड एनी कंटेंट क्लास। अगर तुमको उन बीमारियों से बचना है जो खराब खाना या खराब पानी से आते हैं, तो सबसे पहले आप फ्रेश फूड लेंगे। मार्केट में वेजिटेबल्स लें, फ्रूट्स लें, जो कुछ भी लेंगे फ्रेश लेंगे। जितना ताजा रहेगा उतना ही कम इन्फेक्टेड होगा। दूसरी बात है, अनइन्फेक्टेड फ्रूट व वेजिटेबल्स लेने चाहिए। जो फ्लोर्स या राइस आप यूज कर रहे हैं वो क्लीन्ड होना चाहिए, अच्छे से पका हुआ होना चाहिए, और पकने के बाद अच्छे से ढका हुआ होना चाहिए। ये सब चीजें देखनी चाहिए। उसके बाद हाथ अच्छे से धुल के तब खाना खाने बैठना चाहिए। ठीक है, कोशिश ये करनी चाहिए कि अ, जब भी हम खाना खा रहे हों तो जो भी प्लेट्स या जो भी चीजें ली गई हैं वो बहुत ही अच्छे से वॉश्ड हों। बहुत ही अच्छे से वॉश होने का मतलब ये नहीं कि एकदम बहुत चमकता हुआ हो, उसमें तुम्हें अपना चेहरा दिख जाए। वॉश होने का मतलब ये होता है कि उसमें कोई भी किसी भी तरह का झूठा कंटेंट या पीछे का कंटेंट ना रहे, या कोई भी तरह का इन्फेक्टिव कंटेंट्स ना रहे। नेक्स्ट चीज ये है बच्चों कि बाहर का खाना खाने से बचना चाहिए, क्योंकि बाहर का खाना जो होता है वो सिंपली बहुत ज्यादा क्या करता है, इन्फेक्ट कर देता है। ठीक है, तो उन सब से बचना चाहिए। पानी आरओ का यूज करना चाहिए, कोशिश करनी चाहिए कि आरओ का पानी मिल जाए तो ठीक है। आरओ का नहीं भी मिलने से बॉइल्ड वाटर लेना चाहिए, या बॉइल्ड पानी बॉयल करने के बाद आप मटके वगैरह में डाल के पी सकते हैं। तो ऐसे चीज कंटेंट्स लेने चाहिए, ऐसा फूड लेना चाहिए जो क्या हो, साफ सुथरे हो, उनका हाइजीन मेंटेन हो, तब आप कंज्यूम कर सकते हैं। इसी तरह अगर आपको एयरबॉर्न डिजीज से बचना है, हवा से आने वाली जो डिजीज होती हैं, जैसे टीबी है, कोरोना ही है, न्यूमोनिया है, ठीक है, या कोई भी ऐसे, या कॉमन कोल्ड है, तो इनसे अगर आपको बचना है तो आप क्या करेंगे बच्चों, बताइए। चलो, आदित्य और आशु ने मास्क लगा लिया, भार्गवी ने भी मास्क लगा लिया। आशु ने कहा हाथ साफ रखेंगे, ठीक है, गुड।
ठीक है, ओवर क्राउडेड स्पेस में नहीं जाना चाहिए, यहाँ पर ज्यादा लोग हों। इन्वायरमेंट क्लीन करना चाहिए। अनुष्का ने कहा मास्क। आशु कह रहे स्टे होम स्टे सेफ, ठीक है, ये भी सही है। चलिए बच्चों, मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स हैड गिवन रिप्लाई कि हाँ ठीक है, कि आस्था ने कहा क्राउडेड प्लेस में नहीं जाना चाहिए। ठीक है, ज्यादातर बच्चे यही कह रहे हैं कि हमको मास्क लगाना चाहिए और ओवर क्राउडेड प्लेसेस में नहीं जाना चाहिए। बिल्कुल सही बात है। अगर तुमको हवा वाली डिजीजेस से बचना है तो तुमको सबसे पहली बात तो ये है कि अपने नोज में या ऐसे जगह से बचना चाहिए जो क्राउडी हैं। ऐसे लोगों से दूर रहना चाहिए जिनको स्नीजिंग है या किसी भी तरह की रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम्स हैं। मास्क हमेशा बाहर जब भी जाए लगा करके जाना चाहिए। ठीक है, इसके साथ साथ कोशिश करनी चाहिए कि हमेशा वो रास्ता लें या उस रास्ते पर जाएं जहां पर भीड़ कम हो। ठीक है, जहां पर भी आप बैठ रहे हैं कोशिश कीजिए थोड़ा सा डिस्टेंस मेंटेन करके बैठें या बात करें। तो ऐसी चीजों से क्या होता है कि थोड़ा सा जो ये एयर बॉर्न डिजीजेस हैं वो कम कैरी होती हैं। अगर कोई डिजीज ऐसी है बच्चों, अगर कोई डिजीज ऐसी है जो वेक्टर्स के थ्रू आ रही है, वेक्टर्स मतलब हाउस फ्लाई, मक्खियां, मॉस्किटो, हाउस फ्लाई है, मॉस्किटो है, कॉकरोच है, या फिर रैट है, चूहा है। अगर कोई डिजीज इन सब के थ्रू आ रहा है तो क्या करना चाहिए बच्चों? ठीक है वैभव, अनुष्का। हाँ आशु। ओके। प्रज्ञा ठीक। ओके भार्गव। हाँ भार्गव ठीक है। ठीक है, बच्चों ने सही आंसर दिया है कि देखो, जो भी स्पेसिफिक पैथोजन, स्पेशली हमको मच्छरों से, मॉस्किटो और हाउस फ्लाई से ज्यादा बचना होता है, कॉकरोच से। ठीक है, तो इनके अलग अलग दवाइयां होती हैं, रिपेलेंट्स होते हैं, इंसेक्ट्स के अलग होते हैं, ये सारे हिट वगैरह आता है। ठीक है, मॉस्किटोस के लिए अलग लिक्विड कॉइल्स, ये सारी चीजें आती हैं। तो ये सारी चीजें यूज करनी चाहिए, मॉस्किटो नेट्स लगाने चाहिए। कहीं पर पानी ऐसी जगह नहीं रखना चाहिए जो पानी जमा हुआ हो एक ही जगह पर, ठीक है, बहुत दिनों से। और सबसे बड़ी चीज है घर की साफ सफाई, क्योंकि ये सब चीजें गंदगी से आती हैं। घर की साफ सफाई और पूरा जो आपका सराउंडिंग है उसकी साफ सफाई बहुत इंपॉर्टेंट मैटर करती है इसमें। तो ये दोनों हाइजीन, पर्सनल और पब्लिक हाइजीन, वेक्टर से बचने के लिए बहुत ही ज्यादा क्या होता है बच्चों, जरूरी होता है। नाउ द नेक्स्ट वन इज स्पेसिफिक वे ऑफ प्रिवेंशन। कई बार ऐसा होता है कि आपको किसी एक स्पेसिफिक डिजीज से बचना होता है। तो जैसे मान लो अभी एक बहुत ज्यादा जोरों शोरों पे है वैक्सीनेशन, कोरोना का वैक्सीनेशन। क्या लगता है तुमको, जो वैक्सीन वैक्सीन ले रहे हो, ये जनरल वे है या स्पेसिफिक वे है बच्चों? जो तुम कोरोना से बचने के लिए वैक्सीन ले रहे हो अपने अंदर, ये जनरल वे ऑफ प्रिवेंशन है या स्पेसिफिक वे है? बताइए। वैक्सीन हम हमेशा किसके लिए लेते हैं? एक स्पेसिफिक पैथोजन के लिए लेते हैं। ठीक है, तो जब तुम्हारे वर्ड में ही स्पेसिफिक आ गया तो ऑब्वियस सी बात है स्पेसिफिक वे ऑफ प्रिवेंशन है। तुम कोरोना का वैक्सीन लेके टाइफाइड वाले बैक्टीरिया से नहीं बच सकते, टीबी वाले बैक्टीरिया से नहीं बच सकते, कॉलेरा से नहीं बच सकते, डायरिया से नहीं बच सकते। तुम कोरोना का वैक्सीन लेके कोरोना से ही बच सकते हो। तुम मलेरिया का वैक्सीन लेके मलेरिया वाले डिजीज से ही बच सकते हो। तो इसका मतलब जिस चीज के लिए हमने जो वैक्सीन लगवाया है हम सिर्फ उसी डिजीज से बचेंगे। तो ऐसे प्रिवेंशन को हम क्या कहते हैं बच्चों? स्पेसिफिक वे ऑफ प्रिवेंशन कहते हैं। ठीक है, आप सबको पता होगा क्योंकि ऐसा नहीं है कि आप सब बिल्कुल नए हैं या अभी 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 पैदा होके आए हैं। सबको पता होगा कि जो एकदम छोटे बच्चे होते हैं उन छोटे बच्चों को 1 से 2 साल तक कई सारे टीके लगवाए जाते हैं।
ये जो टीके लगते हैं ये स्पेसिफिक वे ऑफ प्रिवेंशन होते हैं। तो जब भी आप टीका लगवाने जाते होंगे या बच्चों का वैक्सीन लगता होगा, सुई लगती है बच्चों में, तो वो टीका जो लगता है वो किसी स्पेसिफिक पैथोजन से बचने के लिए ही लगता है। जैसे रुबेला से बचने के लिए, टेटनस से बचने के लिए, मम्स से बचने के लिए, चिकन पॉक्स से बचने के लिए, ठीक है, हेपेटाइटिस से बचने के लिए, और बहुत से ऐसे डिजीज हैं जिनसे बचने के लिए वैक्सीन बचपन में ही लगा दिए जाते हैं। पोलियो से बचने के लिए, तो ठीक है, ये वैक्सीन आपको दिए जाते हैं। क्यों? ताकि आप प्रोटेक्टेड रहें, प्रिवेंटेड रहें, बचे रहें और बचा के भी रखें। इसके बाद क्या होता है, वैक्सीन में क्या होता है, तुमको पता है जब तुमको वैक्सीन दी जाती है तो वैक्सीन में कुछ नहीं दिया जाता, तुमको पैथोजेंस दिए जाते हैं। लेकिन वो पैथोजन कैसे होते हैं? वीक पैथोजेंस होते हैं। तो वीक पैथोजन से हमारा इम्यून सिस्टम आराम से लड़ लेता है। जब स्ट्रांग पैथोजन आते हैं तो आपको इम्यून सिस्टम नहीं लड़ पाता है। लेकिन हम आपकी बॉडी में कैसा पैथोजन देते हैं वैक्सीन में? वीक पैथोजन देते हैं, जिससे इम्यून सिस्टम आपका क्या हो जाता है? मजबूत हो जाता है। इम्यून सिस्टम पहचान लेता है इस पैथोजन को और इसको फाइट कर लेता है। फाइट करने के बाद उसकी मेमोरी बना के रखता है कि ये पैथोजन हमारे अंदर आया था, ये पैथोजन हमारे अंदर आया था, अगली बार आएगा तो इसको मुंह तोड़ जवाब देंगे। तो अगली बार जब स्ट्रांग पैथोजन भी आता है तो आपका इम्यून सिस्टम रेडी रहता है उसके लिए। तो अगली बार स्ट्रांग पैथोजन के आने से भी आप फाइट कर लेते हैं। तो कोरोना में अगर वैक्सीन दिया गया है, आपने सुना होगा कि कोरोना का वैक्सीन वैक्सीन लगने के बाद भी कोरोना हो जा रहा है। तो कोरोना हो जा रहा है ये बड़ी बात नहीं है, वो तो होगा ही कोरोना, लेकिन कोरोना से वो मर नहीं रहा है जल्दी। इसलिए नहीं मर रहा है क्योंकि उसके अंदर ऑलरेडी इम्यूनिटी डेवलप हो चुकी है कोरोना को लेकर के। क्योंकि उसके पहले उसको कोरोना का वायरस डाल दिया गया था उसके अंदर, लेकिन वो वीक वायरस था, इसलिए वो वायरस कुछ कर नहीं पाया। अब जो वायरस आया वो स्ट्रांग है, लेकिन उस स्ट्रांग वायरस के लिए भी हमारे अंदर क्या डेवलप हो चुका है? इम्यून सिस्टम डेवलप हो चुका है। तो हमारा इम्यून सिस्टम स्ट्रांग वायरस से भी आराम से लड़ लेता है और आपको बचा लेता है इन मोस्ट ऑफ द केसेस। ठीक है, किससे बचाता है? हमारे इम्यून सिस्टम का एक हथियार है, बंदूक है, उस बंदूक का नाम है एंटीबॉडीज। इसी से बचाता है। ये फाइट करते हैं आपके लिए जाकर के। एंटीबॉडीज एक स्पेशल प्रोटीन होती हैं जो आपकी बॉडी को क्या करती है? प्रोटेक्ट करती है, फाइट करती है। इम्यून सिस्टम यही रिलीज करता है आपको बचाने के लिए। ठीक है, तो वैक्सीन में क्या होता है सिंपली बच्चों, वैक्सीन जब आता है आपको लगाया जाता है तो वैक्सीन में आपको पैथोजेंस दिए जाते हैं, और वो पैथोजेंस जो होते हैं वो आपके एंटीबॉडीज को सिक्रीट करा देते हैं या इम्यून सिस्टम को एक्टिव करा देते हैं। अब अगली बार कभी भी वो पैथोजन आएगा तुम्हारी बॉडी में तो आपके पास उस पैथोजन के लिए क्या मौजूद है? एंटीबॉडी मौजूद है, प्रेजेंट है आपकी बॉडी में। और जैसे ही वो पैथोजन आएगा अगली बार ये एंटीबॉडी उसके ऊपर अटैक कर देंगी। इसी वजह से आपको वो डिजीज नहीं होती है मोस्ट ऑफ द केस। जैसे आपको पोलियो की 2 बूंद पिला दी गई, आपको पहले पोलियो का वैक्सीन दे दिया गया, तो पोलियो के वैक्सीन में आपको पैथोजन दिया गया था, जिससे बचपन में ही आपके अंदर क्या बन गए? एंटीबॉडी बन गई। अब आपको जवान होने के बाद कभी भी पोलियो का वायरस आपके अंदर आएगा तो ये एंटीबॉडीज क्या करेंगी? उस पोलियो के वायरस को जाके किल कर देंगी। यही टेक्निक होती है बच्चों। अब हमारे पास एक चार्ट है। मलेरिया किससे फैलता है? मलेरिया प्रोटोजोआ से होता है, मॉस्किटो से फैलता है, कॉकरोच से फैलता है। इसमें फीवर होते हैं और ठंडा बुखार होता है। टाइफाइड बैक्टीरिया से फैलता है, जिस बैक्टीरिया का नाम सैल्मोनेला है। कैरी कंटामिनेटेड फूड से होता है, कंटामिनेटेड फूड और वाटर से होता है। इसमें क्या क्या होता है? तेज बुखार होता है और आपके इंटेस्टाइन में इन्फेक्शन हो जाता है, कई बार इसके वजह से लोग मर भी जाते हैं। एड्स एचआईवी वायरस से होता है। ब्लड ट्रांसफ्यूजन से, ब्लड के मिल जाने की वजह से कैरी होता है। ठीक है, ये खुद डिजीज नहीं है लेकिन ये आपके इम्यून सिस्टम को डिक्रीज कर देता है, कम कर देता है, खत्म कर देता है। इसी तरह डेंगू जो है बच्चों, डेंगू एक वायरस है और ये एक और दूसरी तरह की मॉस्किटो होती है, उसका नाम एडीज है या इजिप्टी है। इस एडीज इजिप्टी मॉस्किटो से कैरी होता है। इसमें आपको हेडेक होगा और फीवर होगा। वॉर्म्स जो होते हैं, वॉर्म्स और राउंड वॉर्म एक ही चीज है। वॉर्म और राउंड वॉर्म एक ही चीज है, ठीक है। तो वॉर्म इंटेस्टाइन में होते हैं, किसके थ्रू कैरी होते हैं? कंटामिनेटेड फूड, कंटामिनेटेड मतलब गंदा खराब खाना, कंटामिनेटेड फूड के थ्रू कैरी होते हैं।
और स्टमक में प्रॉब्लम करते हैं। काला आजार ये एक प्रोटोजोआ जिसका नाम लेशमानिया है, उसके थ्रू कैरी होता है। सैंड फ्लाई नाम का एक मॉस्किटो के थ्रू बॉडी में आता है और ब्रेन में इन्फेक्ट करता है, आपको पूरी बॉडी काली पड़ जाती है इसमें। सार्स जो होता है, सार्स बैक्टीरिया के थ्रू होता है। सिवियर एक्यूट रेस्पिरेटरी जो सिंड्रोम्स होते हैं वो बैक्टीरिया के थ्रू होते हैं। निमोनिया लाइक इसमें सिम्टम्स होते हैं और ये आपके लंग्स को इन्फेक्ट करता है। इसी तरह स्वाइन फ्लू एक वायरस है जो पिग से आपके अंदर आता है और फीवर होता है और आपको इतना इन्फेक्ट करता है, पूरी बॉडी में इन्फेक्ट करता है और बॉडी को आराम से मार सकता है ये। इसी तरह बर्ड फ्लू बर्ड से आता है आपके अंदर, ये वायरस है और इसमें भी फीवर होता है और ये बहुत तेजी से फैलता है और ये भी मार सकता है। इसी तरह इबोला वायरस है। इबोला वायरस क्या होता है, ये इबोला वायरस से ही कैरी होता है आपके अंदर। इसके अंदर इसका जो फैलने का रीजन बताया गया था वो भी आई थिंक यही बताया गया था। एयर से भी कैरी हो रहा था ये, इन्फेक्टेड पेशेंट से भी कैरी हो रहा था और कुछ जानवर भी थे उनसे भी कैरी हो रहा था। इसमें भी फीवर होता है और ये भी स्प्रेड होता है। तो बच्चों ये खैर आपके सिलेबस का नहीं है, बट फिर भी सार्स, स्वाइन फ्लू, बर्ड फ्लू और इबोला इसके बारे में अगले टर्म पे हम लोग और डिस्कशन करेंगे। थोड़ा सा आप लोग पढ़िएगा, इसमें इसके क्या क्या सिम्टम्स है ये आप पढ़िएगा, ठीक है। सार्स से लेके इबोला तक के सिम्टम्स आप अच्छे से पढ़ के रखिएगा या होमवर्क में लिख लीजिए, इसको करिएगा। अगले टर्म पे हम इसको डिस्कस करेंगे बच्चों। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले टर्म पे बच्चों, बाय।